हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी ये उम्मीद कर सकते हैं। और धीरे धीरे अपनी तैयारी करते रहिए, जब वैकेंसी आएगी तब ठीक है। अभी तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, धरने पे धरना चल रहा है। आप देखिए कब तक आ रही है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उस सब चीज़ों को आप एक किनारे करके आप पढ़ाई करिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई है, अभी DT+ भी है आपका, ठीक है। और रीड का भी एग्ज़ाम आएगा, शायद वैकेंसी वहाँ की भी फाइनल थी कि हाँ आएगी। तो देखिए कब तक आ रही है, लेकिन जो चीज़ें हैं आपके हाथ में वो चीज़ें आप करिए, आप अपनी पढ़ाई करिए। क्योंकि देखिए जब सरकार का अनुपात समानुपात सही होगा तो कभी भी वैकेंसी दे देंगे वो, उसके बाद वो अनुपात समानुपात का ध्यान नहीं करेंगे, वो वैकेंसी आएगी और जल्दी ही आपका एग्जाम करा लेंगे। तो ठीक है, तो चलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो हम इस समय आपका क्या करा रहे हैं, DLED जो है एजुकेशन की बुक हम इस समय सॉल्व कर रहे हैं। और इस समय हमारी प्रथम सेमेस्टर की बुक कौन सी चल रही है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। देखिए हमने आपसे एक वीडियो बनाने को कहा था, वो नहीं बना पाए हैं, तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा टाइम मिले तो हम बना देंगे, कंबाइंड करके UP टेट और सुपर टेट का सिलेबस कंबाइंड करके बताएंगे और देखेंगे इस बुक में क्यों ज़रूरी है और क्यों पढ़ना ज़रूरी है इस बुक को, ठीक है। तो देखिए हम पहले क्या कर चुके हैं यहाँ पर, पहले हम यहाँ पर जो चैप्टर कर चुके हैं वो देख लीजिए। तो हमने भी यहाँ पर बाल विकास का अर्थ ये देख लिया, अवस्थाएं देख ली है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक, व्यक्तित्व का विकास और व्यक्तित्व परीक्षण, ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे वैयक्तिक विभिन्नता, अर्थ कारक एवं महत्व। और धीरे धीरे एक चैप्टर एक क्लास में हम ख़त्म करते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सीधे हम आते हैं चैप्टर पे। चलिए अब हम देखते हैं, रुकिए थोड़ा सा, गायब हो गई है PDF। हाँ, अभी ये विकास चल रहा है आपका। और आप बने रहें हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये व्यक्तित्व परीक्षण, तरीके एवं समायोजन हो गए। अब हम आते हैं यहाँ पर, आपका नया चैप्टर क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता, अर्थ एवं कारक। देखिए वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब क्या है, पहले ये आप समझिए। देखिए कोई भी व्यक्ति है, व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब कि कोई भी दो व्यक्ति हैं, वो दोनों एक तरीके से नहीं हो सकते, किसी भी तरीके से उनमें अंतर जरूर होगा, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, अभी हम चीज़ों को जानेंगे भी आगे। चलिए आगे हम देखते हैं प्रमुख शिक्षण बिंदु क्या है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ पढ़ेंगे, प्रभावी कारक पढ़ेंगे और विभिन्नता का महत्व पढ़ेंगे। और यहाँ पर अर्थ कारक का महत्व तो दिया ही है। चलिए अब हम आते हैं सीधे चैप्टर पे। तो दिया हुआ है, प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। ये विशेषताएं उसकी माँ एवं पिता के पूर्वजों से हस्तांतरित की गई होती हैं। इसी के साथ पर्यावरण भी छात्र के विकास पर प्रभाव डालता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। कहने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर है। अतः स्पष्ट है कि छात्र एक दूसरे से, सभी छात्र जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई भी जो है एक तरीके से एक समान नहीं होता है। एक कक्षा या समूह के विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होना असाधारण बात नहीं है। इसमें कोई भी असाधारण बात नहीं, साधारण बात है कि कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं हो सकते। ये विभिन्न विद्यार्थियों में विभिन्न विशेषताओं के रूप में मिलती है। अब हम देखते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है। तो वैयक्तिक विभिन्नता के अर्थ के बारे में हम जानेंगे कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। सिंपल सा है, समझ गए होंगे आप। वैयक्तिक विभिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है, ठीक है। पाया जाना, यही अभिप्राय है वैयक्तिक विभिन्नता का। कोई भी प्रकार का अंतर हो वो विभिन्नता में ही आएगा। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न माना जाता है। अतः कोई दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है, कोई ना कोई असमानता जरूर पाई जाएगी। इस दृष्टि से वैयक्तिक विभिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक विभिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। तो परिभाषा आपके लिए जानना जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। स्किनर ने क्या कहा है, वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तो कहने का क्या मतलब है, इनके में आपको क्या याद रखना है। इन्होंने देखिए कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके। और फिर टायलर ने क्या कहा है, टायलर की बात करेंगे। टायलर ने कहा है शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। तो ऐसा कहा है इन्होंने। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, PDF आपकी टेलीग्राम पे डाल दी गई है, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। फिर क्या हम बात करते हैं, यदि हम उपर्युक्त, क्या लिखा हुआ है, यदि हम उपर्युक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत किसी एक विशेषता को आधार मानकर हम अंतर स्थापित नहीं करते, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर अंतर करते हैं।
आगे देखते हैं क्या है। आगे है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभावी कारक। कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं? तो कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम है, वातावरण है, जाति प्रजाति व देश है, आयु व बुद्धि है, शिक्षा और आर्थिक दशा है, लिंग भेद है। ठीक है, तो ये हो गए आपके व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक, प्रभावी कारक जो हैं। फिर अब हम थ्योरी देखते हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ें बताई गई हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभावी कारक में वैयक्तिक विभिन्नता का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। बुद्धि तथा व्यक्तित्व वैयक्तिक विभिन्नता के आधार हैं। इसके कारण सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनेक कारण हैं जिनमें महत्वपूर्ण कारक निम्नांकित हैं। फिर आगे हम देखते हैं वंशानुक्रम की बात करते हैं। वंशानुक्रम में क्या है कि वंशानुक्रम में वे सभी जीन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम में वे सभी जीन सम्मिलित होते हैं जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं। तो शिशु में क्या जाते हैं? माता पिता और उनके पूर्वजों के गुण शिशु में जाते हैं। इनमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। मन भी वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि हम सबका जीवन एक ही प्रकार से आरंभ होता है। फिर भी इसका क्या कारण है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोगों में अंतर होता जाता है। इसका यही उत्तर है कि सबका वंशानुक्रम भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वातावरण की बात करते हैं। तो बात करेंगे वातावरण की। वातावरण में क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वातावरण। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। कहते हैं ना कि माहौल के हिसाब से ढल जाना। तो बच्चा जो है जहाँ पे रहता है, जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से ढल जाता है। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरण में निवास करने वाले व्यक्तियों में विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरणों के विषय में भी कही जा सकती है। वातावरण कारक कि शारीरिक और मानसिक विकास, ठीक है, का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्र में प्रभाव है। क्या कहा गया है? वातावरण कारक का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव है। उपयुक्त वातावरण के प्रभाव में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का सामान्य विकास संभव नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि उपयुक्त वातावरण के अभाव में वंशानुक्रम द्वारा प्रदान की हुई विशेषताओं का सामान्य विकास संभव नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। फिर हम देखते हैं जाति, प्रजाति और देश के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक देश में रहने वाली विभिन्न जातियों प्रजातियों में अंतर होता है। भारत में आर्य और द्रविड़ों में अंतर स्पष्ट है। इसी प्रकार से हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में अंतर स्पष्ट होता है। इन अंतरों पर वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव प्रमुख होते हैं। इसी प्रकार नीग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान होते हैं, कार्यकुशल होते हैं। तो यहाँ पर नीग्रो प्रजाति की भी बात कर दी गई है कि नीग्रो प्रजाति के लोग जो हैं उनकी अपेक्षा श्वेत प्रजाति वाले अधिक बुद्धिमान होते हैं, कार्यकुशल होते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। तो बहुत हद तक हेल्प करते हैं इन चीज़ों का। फिर आगे हम बात करते हैं आयु और बुद्धि। व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण आयु और बुद्धि भी है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों, आगे देखते हैं क्या लिखा है, बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूढ़ बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती। कहने का मतलब है बुद्धि का जन्मजात गुण है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं शिक्षा और आर्थिक दशा। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न कर देती है। निम्न आर्थिक दशा अर्थात गरीबी को सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है। गरीबी के कारण ही लोग चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी गलत नहीं मानते, परंतु ये लोग उन व्यक्तियों से पूर्णतया भिन्न होते हैं जो उत्तम आर्थिक दशा के कारण प्रत्येक कुकर्म को अक्षम्य अपराध मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें इतना खास है नहीं। फिर बात करते हैं लिंग भेद की। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक है लिंग भेद भी है। इस भेद के कारण बालक और बालिकाओं में शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्यक्षमता में अंतर मिलता है। स्किनर का विचार है कि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक और बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो स्किनर क्या कहते हैं, ये लाइन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी। स्किनर का विचार है कि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक होती है और बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में
बालकों से आगे होती हैं। बालकों पर सुझाव का कम प्रभाव पड़ता है पर बालिकाओं पर अधिक पड़ता है। ये सभी कथन है किसका? स्किनर का। ये स्किनर ने ये सारे मत प्रकट किए हैं कि बालिकाएं जो हैं गणित में भी कमज़ोर होती हैं, विज्ञान में कमज़ोर होती हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार वैयक्तिक विभिन्नता के अनेक कारक हैं, पर जहाँ तक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है तो उनकी विभिन्नता के कुछ अन्य कारण भी प्रमुख हैं। इनका उल्लेख करते हुए गैरिसन व अन्य ने लिखा है कि बालकों की विभिन्नता के श्रेष्ठ कारणों में प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण संबंधी उद्दीपन का विचलन है। क्या कहा है? एक बार और देख लीजिए। किसने कहा है? गैरिसन ने कहा है व अन्य ने कि बालकों की विभिन्नता के श्रेष्ठ कारणों में प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण संबंधी उद्दीपन में विचलन है। ठीक है, ये चीज़ें हुई। फिर आगे हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व देख लेते हैं। तो ये हमने प्रभावी कारक और अर्थ देखा है। अब देखते हैं आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनका यह विश्वास है कि इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का सर्वाधिक हित करता है। ठीक है, साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व सर्वाधिक है। कुछ महत्वपूर्ण महत्व जो है निम्नलिखित है। फिर हम देखते हैं क्या है। व्यक्तियों के वर्गीकरण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है। यह वर्गीकरण विद्यालय में विद्यार्थियों का हो सकता है। विद्यार्थियों का मानसिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण कर यदि उन्हें शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा उनके लिए बहुत उपयोगी होती है। इनका कहने का मतलब है कि अगर बच्चों को जो है मानसिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करके शिक्षा दी जाती है तो ये ज़्यादा उनके लिए इफेक्टिव होता है, क्योंकि हर बच्चों की मानसिक योग्यता एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर आगे बात करते हैं। अध्ययनों में देखा गया है कि कक्षा में मानसिक दृष्टि से जितनी अधिक समजातीयता होगी शिक्षा का प्रभाव उतना ही समान होगा। फिर आगे हम क्या देखते हैं? फिर आगे हम देखते हैं कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है कि कक्षा में बालकों की संख्या अधिक से अधिक 20 होनी चाहिए और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम होने से शिक्षक का विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संबंध अच्छा होता है तथा वहाँ पर उनके स्वभाव के अनुसार कार्य करवा सकता है। कहने का ये मतलब है कि अगर व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार बात करें तो यहाँ पर शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कक्षा में जो है बालकों कम से कम छात्र कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अधिक से अधिक 20 होने चाहिए, क्योंकि जब कम बच्चे होते हैं तो जो शिक्षक है हर छात्र पे ध्यान दे पाता है और उसकी हर एक छात्र की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो जान सकता है। ये चीज़ें कही गई हैं यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं एक ही कक्षा के बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों और मानसिक योग्यताओं में अंतर होने के कारण पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण अत्यंत आवश्यक है। ओके, सबको अपनी रुचियों, योग्यताओं और इच्छाओं के अनुसार विषयों के चयन में छूट होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि एक ही कक्षा के बालकों की रुचि, अभिवृत्ति और मानसिक योग्यता में अंतर होता है। इस कारण पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण अत्यंत आवश्यक है और सबको अपनी रुचि और योग्यता, इच्छा के अनुसार चयन में छूट होनी चाहिए। ये चीज़ें कही गई हैं। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत भेदों के कारण। तो व्यक्तिगत भेदों के कारण सब बालकों में समान कार्य की समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती है। अतः गृह कार्य देते समय बालकों की क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर आगे बात करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं लिंग भेद के कारण भी पाई जाती हैं, जिससे बालक बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में अंतर होता है। ठीक है, तो ये बालक रुचियों के कारण भी पाई जाती हैं, क्षमताओं के कारण इसमें अंतर पाया जाता है। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं वैसे वैसे अंतर अधिक स्पष्ट होता जाता है। अतः प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ्य विषय हो सकते हैं, परंतु माध्यमिक कक्षाओं में इन विषयों में अंतर की स्पष्ट रेखा का खींचा जाना आवश्यक है। शिक्षक और माता पिता को इन अंतरों को ध्यान में रखकर बालक बालिकाओं को सिखाना या प्रशिक्षण देना चाहिए। फिर आगे क्या बात की गई है? आगे बात की गई है इसी प्रकार स्किनर महोदय के अनुसार उद्योग के क्षेत्र में भी कर्मचारियों के चयन में व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन आवश्यक है। इसी प्रकार कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं स्थानांतरण के समय में भी वैयक्तिक विभिन्नता का ज्ञान आवश्यक है। फिर आगे हम बात करते हैं। लिखा हुआ है, अतः सारांश के रूप में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विविध प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है।
बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बालकों के व्यवहार को समझने में, उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में व्यक्ति भिन्नता का ज्ञान आवश्यक है। तो इस चैप्टर में कुछ था नहीं खास, जो था वो आप जानते ही हैं, तो कुछ खास नहीं था। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, कल्पना, तर्क और चिंतन। तो कल्पना, चिंतन और तर्क ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये पढ़ेंगे। व्यक्ति भिन्नता वैसे भी किसी के अनुसार परिभाषा ही जरूरी है, और जब हम पढ़ेंगे बोर्ड पे तो हम चीज़ों को अच्छे से और जानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हम बुक रीडिंग कर रहे हैं और बुक हमारी ज़रूरी भी है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका DTSSB हो, चाहे KVS हो, चाहे UP टेट हो और चाहे सुपर टेट हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास ये ख़त्म करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और लेते रहिए, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। 4-5 पेज, ज़्यादा बहुत कम ही पॉइंट आपको नोट करने होंगे। तो चलते रहिए, और हमारी वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बनाना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।